नमस्कार दोस्तों, सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने मॉडर्न हिस्ट्री का 2 वीडियो कर लिया है, सीरीज़ में 2 वीडियोज हो चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। उसमें 2 वीडियोज में हमने देखा किस प्रकार से यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है। उसमें खासकर हमने देखा पुर्तगालियों का आगमन किस प्रकार हुआ और पुर्तगालियों के साथ में वास्को डी गामा, पेड्रो कैब्रल अल्वारेज और उसके बाद अल्बुकर्क, अल्मीडा के बाद अल्बुकर्क और उसके बाद नीनो डी कुन्हा को देखते हुए हमने पुर्तगालियों को देखा। फिर डच के बारे में देखा ये किस प्रकार कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में डच भारत आते हैं पहले इंडोनेशिया में। वहाँ से उनकी जो ज़रूरतें थी वो फुलफ़िल हो जा रही थी, मसाले का खासकर, इसलिए वो भारत में आते हैं। बाद में वस्त्र के व्यापार को शुरू करते हैं। इसके बाद क्या होता है, अंग्रेज आते हैं। अंग्रेज आते हैं तीसरे नंबर पे। सबसे पहले नंबर पे कौन आता है? सबसे पहले नंबर पे आते हैं पुर्तगाली। पुर्तगालियों के बाद में आते हैं डच और इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं अंग्रेज। अंग्रेज़ों के बारे में बहुत बड़ा इतिहास रहा है, लेकिन पहले हम अभी मोटी मोटा चर्चा कर रहे हैं सबके बारे में। तो थोड़ी सी चर्चा करने के बाद फ्रांसीसियों को देखकर हम लोग यूरोपीय कंपनियों का आगमन ख़त्म करेंगे। तो इस क्रम में आइए हम देखते हैं अंग्रेज कैसे आए, क्या हुआ, सब कुछ इसके बारे में। तो प्रथम अंग्रेज जो भारत आया था वो जॉन मिल्डेन हॉल था 1597 में अकबर के दरबार में। इसके बाद जो कंपनी थी उस कंपनी के बारे में अगर हम देखें तो 31 दिसंबर 1600, ध्यान दीजिएगा 31 दिसंबर 1600 ये दिन ईस्वी में, यानी 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा एक कंपनी की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य पूर्वी भाग में जाकर व्यापार करना था। अब पूर्वी भाग के बारे में मैं बताऊं तो पूरी दुनिया को इस प्रकार से बांटा गया है। यहाँ पे इस साइड जो देश आ गए, इस साइड वो कहला गए पूर्वी, इधर जो आए वो पश्चिमी। इसीलिए यूरोपियन देश जो यहाँ पे इस भाग में आते हैं उनको पश्चिमी देश कहा जाता है। वेस्टर्न कल्चर हम कहते हैं ना, तो ये वेस्ट वाले हैं इसलिए इनका कल्चर फॉलो करते हैं, तो कहते हैं वेस्टर्न कल्चर। और इधर पूर्वी कंट्री आ जाती है, तो पूर्वी में हम लोग आ जाते हैं और साथ ही हम लोग उत्तर पूर्वी में, ऊपर उत्तर, यहाँ उत्तर हो जाएगा, तो इधर हम लोग उत्तर पूर्वी में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए महारानी एलिजाबेथ जो थी प्रथम, उन्होंने एक कंपनी की, समझो एक कंपनी को लाइसेंस दिया, जिसे हम 15 साल के लिए दिया जाता था लाइसेंस, फरमान के नाम से जानते हैं, फरमान 15 साल के लिए, और 15 साल करके बढ़ता रहता था ये। तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इन्हें भेजा, इन्हें लाइसेंस दिया। बाद में पहले इसका नाम क्या था? द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़, ये इसका पहले नाम था। बाद में 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा नाम बदलकर इसका ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया गया। तो ये नाम आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़, ये नाम हो गया। इसके बाद अगर हम देखें कि जब ये लोग आए तो भारत में क्या कुछ चल रहा था, तो इस समय भारत में मुग़ल वंश का शासन चल रहा था। खासकर आप लोग याद होगा 1605 तक अकबर रहता है, 1605 तक। तो अकबर शासक थे। शुरुआत में कंपनी को 15 वर्ष का फरमान दिया गया था, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि महारानी एलिजाबेथ जो थी उन्होंने 15 वर्ष का फरमान जारी किया, वही लाइसेंस होता है। फरमान यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये व्यापार करने की अवधि, व्यापार करने की अवधि, ये टाइम पीरियड था। परंतु धीरे धीरे यह अवधि बढ़ती रही। जब 15 साल पूरा होता था फिर उसके बाद यह टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाता था। तो यानी कि सबसे पहले कंपनी को भेजा गया। जैसे यहाँ पे भारत में अगर देखें, अंबानी की जियो है, उसे बाहर काम करना हो तो भारत सरकार से परमिशन लेकर ही जाएगा। तो उसी तरह से ब्रिटेन की एक कंपनी थी जिसे व्यापार करने का परमिशन दिया गया, सिर्फ एक कंपनी, बाद में कुछ और कंपनियों को दिया जाता है। तो इस कंपनी को व्यापार करने का परमिशन दिया गया, लाइसेंस दिया गया 15 साल करके। फिर इसके बाद
1603 में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के उपरांत, महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो थी उनका मृत्यु हो जाता है 1603 में, ब्रिटेन का शासक जेम्स प्रथम बनते हैं। जेम्स प्रथम व्यापार जारी रखने के क्रम में जेम्स प्रथम भारत, ये भारत है, भारत में अपना दूत भेजते हैं जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, इसे कैप्टन हॉकिंस, यह जो कि अकबर के नाम से फरमान लेकर जाता है, यह अकबर के नाम से फरमान लेकर आता है। लेकिन जब यह भारत पहुंचता है 1608 के समथिंग में, तो उस समय राजा जहांगीर था, परंतु अकबर की मृत्यु के उपरांत शासक जहांगीर बनते हैं। हॉकिंस 1608 में जहांगीर के दरबार में संदेश लेकर पहुंचता है और इसी के फरमान लेकर पहुंचता है। जब भारत आता है ये, तो जहांगीर से परमिशन ले लेता है 1608 में ही, जो मैंने पहली फैक्ट्री बताई थी सूरत वाली बनाने के लिए। 1609 में फरमान अनिश्चितकालीन कर दिया जेम्स प्रथम ने। अब देखो, पहले शुरुआत में 15 साल के लिए फरमान दिया गया था कंपनी को कि जाइए 15 साल के लिए भारत में व्यापार कीजिए, लेकिन बाद में ये जो जेम्स प्रथम थे, राजा बने थे महारानी एलिजाबेथ के बाद, उन्होंने अनिश्चित काल के लिए वो फरमान कर दिया कि अब जब तक हम रोकेंगे नहीं तब तक के लिए, अनिश्चित काल के लिए। और 1608 में ही जब ये आता है हॉकिंस, तो जहांगीर इसे सूरत में पहली फैक्ट्री का आदेश जारी करता है। यह आता है, जब भी कोई दूत आता है तो उसे कुछ ना कुछ रियायतें मिलती हैं, छूट मिलता है। तो सूरत में पहली फैक्ट्री का आदेश जहांगीर जारी करता है। लेकिन इस फैक्ट्री के बनने के पहले ही 1611 में मसूलीपट्टनम में एक अन्य फैक्ट्री बनकर तैयार हो जाती है, और सूरत की जो फैक्ट्री थी वो 16 से 13 में बनकर तैयार होती है। यानी कि है तो प्रथम ये, लेकिन पूर्ण रूप से बनकर जो तैयार हुई थी ये 1611 वाली कंपनी थी, 1611 वाली फैक्ट्री थी जो कि मसूलीपट्टनम में। और जब हम बात करें प्रथम के बारे में, तो ये सूरत वाली थी जो कि बनकर तैयार हुई थी 1613 में। इसके बाद जब भी कंपनी को अपने संबंधों को और मजबूत करना होता था या राजा से और कुछ रियायतें पाना होता था, तो वो दूत भेजते थे। तो 1615 में सर टॉमस रो नामक एक इंग्लिश व्यक्ति आता है, यह भी जहांगीर के दरबार में आता है और कंपनी के संबंध में कुछ विशेष रियायत लेने के लिए, रियायत का मतलब होता है छूट लेने आता है। और इसके बाद में एक चीज़ था, 1611 में एक स्वाली का युद्ध होता है जिसमें थॉमस बेस्ट ने, अंग्रेज था, पुर्तगालियों को हराया था। किसके साथ मिलकर? जहांगीर के साथ मिलकर, जिससे जहांगीर खुश हो गया था। कहीं कहीं पे थॉमस बेस्ट को मिडल्टन नाम भी दिया गया है। अब इसके बाद क्या होता है, 1632 के बारे में हम देखते हैं। ये 1611 का युद्ध स्वाली का युद्ध था जिसमें पुर्तगालियों को हरा दिया गया था। जहांगीर का साथ दिया था थॉमस बेस्ट, तो उसी युद्ध में हरा दिया गया था पुर्तगालियों को, जिससे जहांगीर खुश होता है और 1611 में मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित करने देता है। और उसके बाद 1613 में सूरत वाली बन के तैयार हो जाती है। जहांगीर नाखुश रहता है 1609 में, तो सूरत वाली फैक्ट्री को रोक देता है, बाद में फिर से परमिशन देता है, तो 1613 में सूरत वाली फैक्ट्री बन के तैयार होती है। बहुत सिंपल सा चीज़ है कि 1608 में बना था, सूरत वाला फैक्ट्री बनना स्टार्ट हुआ था, लेकिन बाद में जहांगीर ने इसे रोक दिया। लेकिन 1611 में पुनः खुश हुआ था, तो मसूलीपट्टनम वाली कंपनी को फैक्ट्री को स्थापित करने का परमिशन दिया था। तो 1611 में ही मसूलीपट्टनम वाला बन गया और 1613 में बाद में सूरत वाला बन के तैयार हुआ। तो ये चीज़ें थी यहाँ पे। और इसके बाद अगर हम बात करें तो 1632 में कंपनी को गोलकुंडा के शासक द्वारा, अब्दुल्ला कुतुब शाह गोलकुंडा का शासक था, यहाँ पे लिखा हुआ है, गोलकुंडा के शासक द्वारा सुनहरा फरमान, गोल्डन फरमान इसे कहा जाता था, फरमान ही हुआ करता था, फरमान वही लाइसेंस वगैरह जारी किया जाना, जिसके द्वारा कंपनी गोलकुंडा में मुफ्त व्यापार कर सकती थी। यह पहला कदम था भारत में मुफ्त व्यापार की ओर। मुफ्त व्यापार मतलब कि एक बार में ही पैसा दे दो और उसके बाद जितना मन करे उतना व्यापार करो। ये गोलकुंडा के शासक द्वारा इन्हें प्राप्त हुआ था। गोलकुंडा के शासक ने पैसा ले लिया और उसके बाद कहा कि आपको साल भर के लिए जितना व्यापार करना हो उतना व्यापार करिए। ये सुनहरा फरमान, गोल्डन फरमान कहा जाता था।
इसके बाद 1717, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, खैर अभी टाइम इधर उधर लैप्स करेगा, तो अगर मुझे सही लगेगा कि मैं टाइम से चलूँ तो अगर 1632 यहाँ पे हमने देख लिया तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, ऊपर ना देखते हुए नीचे देख लेते हैं 1661 का। 1661 में क्या हुआ था 1632 के बाद में, कि ब्रिटेन के जो राजकुमार थे उनका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी के साथ होता है। राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन, और नतीजतन इसका असर भारत में भी दिखता है, क्योंकि राजा की शादी पुर्तगाल की, ब्रिटेन के राजा के राजकुमार की शादी पुर्तगाल की राजकुमारी के साथ हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि पुर्तगाल के राजा जो थे उन्होंने अपने दामाद को, यानी ब्रिटेन के राजकुमार जो थे कौन, चार्ल्स द्वितीय, उनको दहेज के रूप में बम्बई का जो हिस्सा उनके कब्ज़े में था वह अंग्रेज़ों को दे देते हैं। दहेज दे दिया, अपनी बेटी का शादी किया पुर्तगाल के राजा ने ब्रिटेन के राजकुमार से, तो दहेज में बम्बई को दे दिया, तथा ब्रिटेन इसे वार्षिक करों पर कंपनी को व्यापार आगे बढ़ाने के लिए दे देता है। अब ब्रिटेन के राजा के पास आ गया था बम्बई का हिस्सा जो पुर्तगाल के कब्जे में था, दहेज में मिल चुका था ब्रिटेन के राजकुमार को, यानी ब्रिटेन के राजा को मिल चुका था। अब ब्रिटेन के राजा यहाँ पे भारत में शासन नहीं कर रहा था, कंपनी यहाँ पे व्यापार कर रही थी। तो ब्रिटेन के राजा ने कंपनी को व्यापार करने के लिए वार्षिक टैक्स लेकर, वार्षिक पैसा लेते हुए वार्षिक दरों पर कंपनी को व्यापार करने के लिए दे दिया। कि पूरे वार्षिक में देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को बम्बई दे दिया गया, यानी 10 पाउंड किराए पे कब, 1668 में, जब फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री बनी थी। इसके बाद क्या होता है, क्रम में ही देखते हैं हम लोग। मुग़ल शासक औरंगजेब के समय, औरंगजेब जब राजा हुआ था 1707 में इसकी मृत्यु होती है, उसके पहले की बात है ये। औरंगजेब के समय ब्रिटेन वाले जो थे हुगली नदी के क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे, और साथ ही साथ पश्चिमी भारत के समुद्री तट, बम्बई आदि क्षेत्र पर भी मुग़लों के जहाज़ों पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। क्या होता है, हुगली क्षेत्र जो था कलकत्ता का, वहाँ पे औरंगजेब के कुछ जहाज़ों पर कब्जा कर लेते हैं, और साथ ही साथ पश्चिमी भारत में भी, बम्बई में, गुजरात में, इन सब जगहों पे उनके कुछ जहाज़ों पर नियंत्रण स्थापित करते हैं, जिससे औरंगजेब बहुत गुस्से में था, दुखी था, और औरंगजेब गुस्से में भी था। तो इस गुस्से की वजह से औरंगजेब जाता है और अंग्रेज़ों से युद्ध करके उन्हें हुगली क्षेत्र से बाहर खदेड़ देता है, हरा देता है। परंतु यह ज़्यादा समय नहीं चला और 1688 में ईस्वी में औरंगजेब का सामना सर जॉन चाइल्ड से हुआ। इसका नाम ही था, बच्चा याद कर लो, चाइल्ड से बच्चा, सर जॉन चाइल्ड। और सर जॉन चाइल्ड जो था वो हार जाता है, पराजित होता है। लेकिन बाद में क्या होता है, दोनों के बीच में सर जॉन चाइल्ड जो था वो माफ़ी मांग लेता है, जिससे दोनों के बीच में क्या होता है, एक संधि होता है। और संधि के तहत क्या होता है कि अंग्रेज़ों का भारत रुकने का फरमान बचा रहता है, और बदले में वो कुछ जुर्माना भर देते हैं। औरंगजेब ने कुछ जुर्माना लेते हुए उनको भारत में रुकने दिया। हरा तो दिया था सर जॉन चाइल्ड को, लेकिन कुछ जुर्माना लेते हुए उसके माफ़ी मांगने की वजह से उनको भारत में रुकने देता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो बाद में मद्रास, कलकत्ता और बम्बई, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे, 3 प्रेसिडेंसियों को बसाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। मद्रास, कलकत्ता और बम्बई को अंग्रेज़ों ने अपनी प्रेसिडेंसी के रूप में विकसित किया, और इन जगहों पर उन्होंने कुछ किले भी बनवाए। कलकत्ता प्रेसिडेंसी सबसे पहली प्रेसिडेंसी थी, इन्होंने यहाँ पे किला भी स्थापित किया था, किला बनवाया सबसे पहले। और इसके जो मुख्य थे, हेड जो बनाया गया था, वो आयर को बनाया गया था। कलकत्ता का स्थापना जॉब चारनाक ने किया था 3 गाँव को मिलाकर। कलकत्ता में ही सबसे पहली रेजिडेंसी बनी थी, प्रेसिडेंसी, जो कलकत्ता सबसे पहली प्रेसिडेंसी बनी, और जिसका हेड सबसे पहले किसे नियुक्त किया गया था, आयर को नियुक्त किया गया था। तो ये हमने देखा सर जॉन चाइल्ड के बाद 1688 के बाद में कलकत्ता वगैरह को बसाया गया, जॉब चारनाक ने बसाया 3 गाँवों को मिलाकर। अब इसके बाद हम आते हैं एक घटना पे, 1717 का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना था। इसमें क्या हुआ था, 1717 ईस्वी में उत्तर मुग़ल काल। उत्तर मुग़ल काल का मतलब होता है जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके पहले जो मुग़ल शासक थे उन्हें हम पूर्व मुग़ल काल के रूप में देखते हैं, क्योंकि वो मजबूत थे।
उन्होंने शासन जो था मजबूती से किया, जबकि इसके बाद जो शासक आते हैं, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है। उसके बाद बहादुर शाह जफ़र, मुअज्जम जिसका नाम था, और उसके बाद जहांदार शाह, फिर आता है फारूक सियर, उसके बाद मोहम्मद शाह। ये सब बहुत ही कमज़ोर शासक थे, इसलिए इनको उत्तर मुगल काल बोला जाता है। कमज़ोर शासकों का समय था ये मुगल वंश के। तो देखो लिखा भी है कमज़ोर शासक। उस समय 1717 में फारूक सियर थे राजा, मुगल वंश के, मुगलिया सल्तनत के राजा थे फारूक सियर। घृणित कायर इसे कहा जाता था, इस व्यक्ति को घृणित कायर कहा जाता था। इसके दरबार में ब्रिटेन के दूत थे सर जॉन सरमन। क्या हुआ था इसमें एक चीज़ बता देता हूँ कि फारूक सियर की तबीयत ख़राब थी और ब्रिटेन के ही ये सर जॉन सरमन थे और कोई एक और थे जिन्होंने इनका इलाज किया और ये सही हो गए। तो उससे खुश होता है, तो और रियायत के उद्देश्य में सफल होते हैं ये लोग। रियायत मांग करते हैं और फारूक सियर रियायत दे देता है। फारूक सियर द्वारा एक फरमान जारी किया जाता है, जिसमें क्या आदेश देता है फारूक सियर? 3 प्रकार के आदेश देता है। ये तीनों आदेश जो थे वो मुगलिया सल्तनत के रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम किया और अंग्रेज़ों को भारत में पूर्ण रूप से बसने का कोशिश यहाँ से और तेज हो जाता है। इस आदेश के तहत 3 चीज़ें हुई। पहला, 3000 रुपये वार्षिक लेकर बंगाल क्षेत्र में मुक्त व्यापार। ये देखो, मतलब कि अब 3000 रुपये एक बार में दे दीजिए वार्षिक, और पूरे साल भर जितना मन करे उतना व्यापार कीजिए, चाहे 10 रुपये का कीजिए, चाहे 1000 रुपये का कीजिए, चाहे 1 करोड़ रुपये का कीजिए। तो ये अंग्रेज़ों के लिए फ़ायदे का सौदा था, मतलब फ़ायदे का फरमान था। 10,000 रुपया दीजिए वार्षिक लेकर सूरत क्षेत्र में मुक्त व्यापार करने का आदेश दे दिया। यानी कि अब 10,000 देने के बाद सूरत में भी मुक्त व्यापार करो भाई, साल भर के लिए जितना मन करे उतना व्यापार कर लो। इसके बाद बम्बई क्षेत्र में जो अंग्रेज़ों द्वारा चलाए गए सिक्के थे उसको पूरे भारत में मान्यता दे दी गई। अब देखो, अभी मैंने ऊपर बताया कि बम्बई जो था दहेज में मिला था ब्रिटेन को, और उसने क्या किया था, कंपनी को दे दिया था शासन करने के लिए, कंपनी को दे दिया था अपना व्यापार चलाने के लिए। तो कंपनी वहाँ पर अपने सिक्कों को जारी करके शासन चलाती थी, अपना अपना व्यापार करती थी, वहाँ पे कंपनी का सिक्का चलता था। तो उस सिक्कों को पूरे भारत में मान्यता प्रदान कर दिया गया फारूक सियर के द्वारा। तो ये 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। 3000 में क्या किया गया, बंगाल में मुक्त व्यापार दे दिया गया, 10,000 में सूरत में मुक्त व्यापार दे दिया गया, और बम्बई के जो सिक्के थे उसे पूरे भारत में मान्यता दे दिया गया। बंगाल, सूरत और बम्बई, 3000 में बंगाल, 10,000 में सूरत, और बम्बई क्षेत्र का सिक्का जो था वो पूरे भारत में मान्यता दे दिया गया। यह एक विशेष प्रकार का रियायत था, छूट था, जो किसी यूरोपियन कंपनी को पहले कभी नहीं दी गई थी। यह बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशेष प्रकार का छूट था, जो कभी किसी और कंपनी, पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी या सबको, डेनिश, सब कुछ किसी को नहीं मिला। और मुगलों द्वारा दिया गया यह रियायत, छूट, किसी भी यूरोपियन कंपनी को दी गई विशेष रियायत थी। इसे अंग्रेज़ों का मैग्ना कार्टा कहा गया। जैसे हमने मूल अधिकार पढ़ा है, ये पूछ सकता है, पेपर में आता भी है, अंग्रेज़ों का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो फारूक सियर द्वारा जो आदेश दिया गया था, 3 फरमान जारी किया गया था, यही ब्रिटिश इतिहास का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो इसी को जो फारूक सियर के द्वारा आदेश दिया गया था। तो अभी तक हमने जो चीज़ देखा, एक बार फिर से मैं समेट देता हूँ सब कुछ एक साथ में, कि 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने क्या किया था? 31 दिसंबर 1600 को सबसे पहले इन्हें व्यापार करने की अनुमति दी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो बाद में नाम होता है, उस कंपनी का नाम शुरुआत में क्या था? द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़। बाद में 1833 के चार्टर एक्ट से इनका नाम बदलकर ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया गया। फिर उसके बाद क्या होता है, 15 साल के लिए इनको फरमान दिया गया था। फिर महारानी एलिजाबेथ का डेथ होता है 1603 में, और जेम्स प्रथम राजा बनते हैं। कैप्टन हॉकिंस को दूत बनाकर भेजता है और ये जाता है 1608 में जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। अकबर के नाम से ये फरमान लेकर आता है। अकबर के नाम से ये अपना जो भी लाया था, चिट्ठी वगैरह सब कुछ अकबर के नाम से लाता है फरमान। लेकिन उस समय जहांगीर राजा था, इंग्लिश खान की उपाधि भी दिया था जहांगीर ने इसे। और जहांगीर ने 1608 में इन्हें छूट दिया कि चलो सूरत में अपनी फैक्ट्री बसा लो।
लेकिन वो सूरत वाली फैक्ट्री 1609 में ही जहांगीर नाखुश होकर रोक देता है। और जेम्स प्रथम ने उधर 1609 में फरमान जो था अनिश्चित काल के लिए कर दिया कि जो फरमान 15 साल के लिए कंपनी आई थी भारत में, उस फरमान को क्या किया जेम्स प्रथम ने, अनिश्चित काल के लिए कर दिया कि जब तक मन करे तब तक करें, जब तक हम रोकें ना। फिर बाद में 1608 में सूरत में पहली फैक्ट्री का आदेश तो दिया था, बाद में रुक गया था। लेकिन 1611 में क्या होता है, एक स्वाली का युद्ध होता है जिसमें अंग्रेज़ों ने हेल्प किया जहांगीर का, थॉमस बेस्ट ने हेल्प किया था जहांगीर का पुर्तगालियों को हराने के लिए, जिससे जहांगीर खुश होता है और पुनः उन्हें फैक्ट्री स्थापित करने का आदेश दे देता है। और जिससे क्या होता है 1611 में मसूलीपट्टनम में अंग्रेज़ फैक्ट्री बना के तैयार कर लेते हैं और जो सूरत वाली फैक्ट्री थी पुनः बनाने का आदेश देता है तो 1613 में बनकर तैयार होता है। इसी क्रम में 1615 में टॉमस रो को भेजा जाता है दूत के रूप में, ये भी कुछ रियायतें प्राप्त करता है। इस क्रम में आगे अगर हम देखें तो 1632 में गोलकुंडा के शासक से अब्दुल्ला कुतुब शाह से मिल जाता है गोल्डन फरमान, सुनहरा फरमान, जो क्या करता है गोलकुंडा में मुक्त व्यापार करने के लिए छूट देता है अंग्रेज़ों को, वर्ष भर में एक बार पैसा दे दीजिए, उसके बाद मुक्त व्यापार कीजिए। उसके बाद हमने बात किया था कि ब्रिटेन के राजा जो थे, राजकुमार जो थे चार्ल्स द्वितीय, 1661 में उनका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीना के साथ में हो जाता है, जिससे बम्बई उनको उपहार स्वरूप मिल जाता है। और बम्बई को उपहार स्वरूप मिलता है तो 1668 में कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक ब्याज पे दे देते हैं। और 1688 में हमने देखा कि औरंगजेब जो है सर जॉन चाइल्ड को हुगली क्षेत्र में हराता है, बाद में वो माफ़ी मांग लेता है, जुर्माना भरता है तो छोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद कलकत्ता, बम्बई, मद्रास को प्रेसिडेंसी नगरों के रूप में विकसित किया गया। कलकत्ता जो था जॉब चार्नॉक ने स्थापित किया था 3 गाँवों को मिलाकर, इसका हेड जो था कलकत्ता प्रेसिडेंसी का वो आयर था सबसे पहले। 1717 में फर्रुखसियर ने मैग्ना कार्टा जो दिया ब्रिटिश इतिहास का, उसमें 3 चीज़ें थी। 3000 में बंगाल क्षेत्र में मुक्त व्यापार, 10,000 में सूरत क्षेत्र में मुक्त व्यापार और बम्बई क्षेत्र में अंग्रेज़ों द्वारा चलाए गए सिक्कों को पूरे भारत में मान्यता दे दिया। इसके बाद एक फोर्ट सेंट जॉर्ज था जो कि मद्रास में था और 1639 में बना था। फोर्ट विलियम जो था यह कलकत्ता में था अंग्रेज़ों का, 1698 में बना था। फोर्ट लुई जो था ये था फ्रांसीसियों का, ये पांडिचेरी में बना था 1673 में। डेनमार्क और स्वीडिश के बारे में मैंने बताया था, आते हैं ये लोग लेकिन इनका कुछ खास नहीं रहा था। डेनमार्क आए थे 1616 में, क्रम में कभी कभी पूछ लेता है, तो यानी अंग्रेज़ों के बाद आते हैं ये लोग, यानी फ्रांसीसी से पहले। तंजौर में इनका पहली फैक्ट्री, तमिलनाडु के पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। स्वीडिश वाले सबसे लास्ट में आते हैं 1731 में, सबसे अंतिम में। सर्वाधिक व्यापार इन्होंने चीन में किया था। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहता है। अंग्रेज़ों के बारे में हमने अच्छे से देखा और अगले लेक्चर में हम फ्रांसीसी देखेंगे तो हमारा यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज यहीं पे रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सिंप्लिसिटी ऑफ व्लॉग्स चैनल से बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे बताइएगा कमेंट करके, आपको कुछ और ज़रूरत होगी तो।